जी, Assalamu alaikum to all the students. I hope everyone can hear my voice clearly. So I would like to have some response from the students if they can hear me clearly so that I can start up today's lecture. Yeah. So in our last lecture, we started off with we ended up probably with the development of maxilla. ठीक है, उसमें इस पिक्चर पे हमने एंड किया था। ठीक है, तो इस ये पिक्चर आपको दिखाने का मकसद ये था कि वंस वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से मैक्सिला के केस में प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है और किस तरह से फिर डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी बोन ग्रोथ होती है। तो ये पिक्चर आपको ये समझाने के लिए है कि जिस तरह से एक्सटर्नल साइड पे जाइगोमेटिक बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बन रहा होता है, उसी तरह से आपके जो पैलेटाइन शेल्स हैं और फ्रंटोनेजल प्रोसेस है और नेजल सेप्टम है, वो भी इंटरनल साइड के ऊपर उसकी भी फॉर्मेशन साथ साथ साइमल्टेनियसली हो रही होती है। सो द डेवलपमेंट ऑफ फेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिला इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट अप विद द formation of the palate today. So as you already know that palate is divided into two parts, the primary palate and the secondary palate. ठीक है, तो इस पिक्चर में उसने बताया हुआ है कि जिस जिस तरह से वो एक्सटर्नली और इंटरनली जो है वो मैक्सिला की बोन और उसके डिफरेंट पोर्शंस जो हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं। अब सबसे पहले हम आएंगे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी पैलेट। सो प्राइमरी पैलेट में आप देखें कि जो रीजन दैट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी पैलेट, ठीक है, दैट इज योर नेजल सेप्टम। ठीक है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द फ्रंटोनेजल प्रोसेस। ठीक है, और एक और चीज हमने पढ़ी थी, मीडियल नेजल प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ फेस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी मीडियल नेजल प्रोसेसेस ऑफ द ऑपोजिट साइड वो मीट करते हैं तो व्हाट दे आर गोइंग टू डेवलप, द फिल्ट्रम and the part of the maxilla and the incisal region of the maxilla. अब ये जो incisal region of the maxilla है, this is basically the part of the primary palate. So the structures that are involved in formation of primary palate, they are the frontonasal process, that is an extension of the frontal prominency from the internal side. ठीक है, और उसके बाद कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, द मीडियल नेजल प्रोसेसेस। ठीक है, सो द फ्यूजन ऑफ दीज टू प्रोसेसेस will lead to the formation of the primary palate. ठीक है, and this formation of primary palate this occurs in roundabout in the 6th week of gestational period. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब जो है वो पोस्टीरियरली और लेटरल एस्पेक्ट में जो आपके पैलेटाइन शेल्स हैं उनकी फ्यूजन जो है दैट विल गिव राइज टू द formation of the secondary palate. Now how this process is going to occur, we will discuss it now on, but before that you need to know that when primary palate is formed in the region of the secondary palate, जहाँ पे secondary palate जो है वो fuse करता है, this is just to give you an example कि किस तरह से ये जो है सारी डेवलपमेंट होती है। अब ये जो आप बात कर रही है ना, तो जितना भी ये डेवलपमेंटल का प्रोसेस है इसको स्टडी करने के लिए यू हैव टू हैव सम स्टडी मॉडल्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो यू फोकस ऑन दैट रिगार्डिंग फोकसिंग कि ये किसका बच्चा है। ठीक है, सो कीप योर फोकस ऑन व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू अकर। अब उसके लिए आपको याद रखना जरूरी है कि अब प्राइमरी पैलेट तो बन गया इन द रीजन ऑफ द इंसाइजर्स। अब जो सेकेंडरी पैलेट है इस एरिया में आपकी टंग डेवलप होती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी पैलेट जो है ये कंप्लीट इसकी फ्यूजन तभी होगी वंस द टंग इज कम्प्लीटली डेवलप। और वो डेवलप होके क्या होता है कि इस ओरोनेजल रीजन जो है इससे निकल के तो ड्रॉप कर जाती है इन योर लोअर और द मैंडिबुलर रीजन। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है वी विल डिस्कस इट
फर्दर ये प्राइमरी पैलेट की हमने फॉर्मेशन डिस्कस कर ली, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द फॉर्मेशन ऑफ द secondary pellet. How this is going to happen? So there are basically three prominences that are involved in the development of the secondary pellet, ठीक है। number one is the nasal septum that is arising from the frontonasal process, and as the maxilla is also developing simultaneously, so the maxilla will give rise to the two palatine shells, ठीक है। आपको पता है कि जो मैक्सिला की डेवलपमेंट होती है उसमें उसकी सुपीरियर एक्सटेंशन होती है और एंटीरियर एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और उसके फिर जो लेटरल एस्पेक्ट से है, लेटरल एल्वियोलर प्लेट्स ग्रो करती हैं और उसके बाद वो लेटरल टू मीडियल डायरेक्शन में ग्रो करता है। इसी वजह से जो आपके जो दो पैलेटाइन शेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम द maxillary processes or the lateral part of the maxilla, ठीक है। So these are the two extension along with the third extension or prominency, that is the nasal septum. They are first of all going to be directed downwards. Why downwards? Because still the tongue or the developing tongue is present between the area of the secondary palate, ठीक है। So once that your tongue has completely developed, the tongue is going to fall down from this region, and the palatine shells will then start come to fuse with each other and also with the nasal septum, ठीक है। तो जब ये एक दफ़ा ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं नेजल सेप्टम और टू पैलेटाइन शेल्स ये क्लोज डाउन हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जो नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है it gets separated from each other. Before the fusion of the secondary palate, the oronasal cavity, these are not separated. So once the secondary palate is going to fuse down, it will cause the separation of the oral and the nasal cavity, ठीक है। So the last point is closure of the secondary palate proceeds in the posterior direction. Posterior direction किस तरह से होता है, ये अगर आप पिछला इमेज देखो, यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकेंडरी पैलेटल शेल्स हैं वो नेजल सेप्टम के साथ कंबाइन करते हैं और फिर एंटीरियरली ज्वाइन होने के बाद वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज व्हाट द लास्ट पॉइंट एक्चुअली मीन्स, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द इमेजेस। इस तरह का मिलता जुलता इमेज जो है वो आपको अपनी बुक में नजर आएगा, जो चैप्टर 3 है ना, फिगर 3.18 उसमें, ठीक है। इसको बताने का मकसद ये है कि दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज when the palatal or the secondary palate formation is going on. So you can see the nasal septum and just below it you can see the developing tongue, ठीक है। और साइड के ऊपर palatine shells हैं and they are growing in the downward direction, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि once the formation of tongue is complete, that you can see in the image number 2, that tongue then drops down and you can see that the palatine shells that were growing downwards, now they are raised, and then they are going to come into a position where they are going to join with the nasal septum and form the complete secondary palate, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इमेज में वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो है दोनों स्ट्रक्चर्स हैं palatine shells, they are going to meet, and how the nasal cavity along with the oral cavity is now separated from each other, ठीक है। So this is how the secondary palate formation is going to occur, ठीक है। So the final thing that you need to remember regarding the development of palate is कि जो आपके दोनों palatine shells होते हैं ना, they are covered by an epithelium, ठीक है। And that epithelium needs to degenerate so that the palatine shells can actually fuse together. Before that, only the palatine shells have only come in a closer position. They can only fuse together once this epithelial layer is going to be degenerated. अब होता क्या है कि when the palatine shells are close to each other, दोनों जो palatine shells हैं they are covered with the
epithelial layer. What is going to happen कि जब वो epithelial layer एक दूसरे के खिलाफ rub off होती हैं, what is going to happen that there is a process that occurs once again, that is the epithelial mesenchymal transformation. So once these palatine shells are close to each other, the epithelium is closer to each other, the epithelial cells they transform into the mesenchymal cells, and then these mesenchymal cells, these are the cells that help in the fusion of the adjacent palatine shells that leads to the formation of the suture between the two shells, that is known as the intermaxillary suture भी कहते हैं या palatine suture. ठीक है. So this is also the different segments that we can see that how primary and secondary palate are going to be formed. ठीक है, इसमें उसने वही चीज दिखाई हुई है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. So this is how different parts of the primary and secondary palate are going to fuse together. And this process of formation of the secondary palate, this occurs between the 7th to 9th week of gestational period. क्योंकि it is I think about the 7th to 8th week जिसमें आपकी जो है टंग की डेवलपमेंट हो जाती है और वो that falls back into the from the space that is between the two palatine shells. ठीक है. So once it has fallen down between from these this oronasal cavity, then the palatine shells they are going to meet up during the 7th to 8th week of embryonic life. ठीक है. Then we come to the development of tongue जिसका हम already जिक्र कर रहे थे कि this is present in between the two palatine shells. ठीक है. So the development of tongue, it is going to start between the it starts in the 4th week of gestational period. ठीक है. अब जब इसकी development complete हो जाती है तो by 7th week this tongue it will fall down into the mandibular region to allow the fusion of the palatine shells. So now how the development of tongue is going to occur. ठीक है. इसके लिए आपने याद रखना है कि अगर आपको याद हो कि जो आपकी फेरेंजियल आर्चेज होती हैं फर्स्ट टू फोर्थ, ये बेसिकली पेयर्ड आर्चेज होती हैं, यानी कि बोथ द आर्चेज विल बी प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट साइड. ठीक है. सो दीज फेरेंजियल आर्चेज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आपके जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स डेवलप होने हैं, चाहे वो मैक्सिला है, मैंडिबल है, तो वो आपको पता ना कि दे आर present on both of the sides. So the pharyngeal arches, these are the paired arches that gives rise to the different structures of your facial region. Now what is going to happen in case of the tongue, that the mesenchymal cells that are present in the pharyngeal arch region, they are going to divide and they are going to multiply, and they will give rise to different swelling in the region of the first, second and third pharyngeal arch. ठीक है. So the first uh, swelling that is formed in the region of the first pharyngeal arch is known as the tuberculum impar, and this is located in the center of the paired pharyngeal arches. ठीक है. And once this main prominency is formed, this will lead to the formation of two lateral swellings in the region of the first pharyngeal arch. Now these three swellings, these are going to combine and they will give rise to the anterior two-third of the tongue. ठीक है. So the main swellings that give rise to the anterior two-third of the tongue, these actually arise from the first pharyngeal arch. ठीक है. And they are going to form the two-third of the tongue. Now as far as the posterior one-third is concerned, so there will be two different swellings that will be arising from the second, third and fourth pharyngeal arch. वो क्या होती हैं वो हम इस इमेज में डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द जो लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रक्चर है, दैट इज द पोजीशन ऑफ द पेयर्ड
pharyngeal arches from the inner sides। अभी तक जितने भी हमने इमेज देखे हैं वो थे इनके लेटरल व्यू, जिसकी तरफ से आपको एक आर्च जो है वो इंडिविजुअली नजर आ रही होती है। From the frontal aspect of embryo, this is how the arches are going to look like. You can see the paired arches present on the adjacent side. Now, if you focus on the region of the first pharyngeal arch, you can see two lateral swellings, ठीक है, and a central swelling that is known as the tuberculum impar. Now, over the period of time during fourth to fifth week, these are the three swellings that are going to combine together, and they will give rise to the anterior two-third of the tongue. उसके बाद आप देख रहे हो कि there is a very fine margin between the first and second arch। उसके पीछे foramen cecum नजर आ रहा है। foramen cecum के posteriorly जो है आप देखेंगे कि second, third और fourth pharyngeal arch से भी एक prominency arise करती है, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि from the second pharyngeal arch the prominency that is going to arise is known as the copula, ठीक है। After that there is going to be another prominency that will arise from the third and fourth pharyngeal arch that is known as the hypobrachial eminence। अब hypobrachial eminence का क्या होता है कि ये fourth और third pharyngeal arch से swelling grow करती है and it also covers the swelling of the second pharyngeal arch that is copula, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिस तरह से हाइपोब्रेकियल एमिनेंस जो है ये जब ग्रो करेगी तो द कॉपुला इज गोइंग टू डिसअपीयर, ठीक है। एंड दिस इज द स्वेलिंग दैट विल गिव राइज टू द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है। अब मैंने इधर एक मार्जिन का जिक्र किया था, ठीक है। दिस इज द आई विल जस्ट शो यू वेयर दिस मार्जिन इज लोकेटेड। ठीक है, दिस इज द फाइन लाइन दैट इज demarcating the region, or this is separating the anterior two-third and the posterior one-third of the tongue, ठीक है। इस मार्जिन को आप कहते हो sulcus terminalis, ठीक है। So the margin between the first and the second pharyngeal arch, this is the area that separates the anterior two-third and the posterior one-third of the tongue, and this is how it is going to look like, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फोरामेन सीकम। अब ये फोरामेन सीकम क्या होता है? दिस इज बेसिकली रिमेनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द थायरोग्लॉसल डक्ट, ठीक है। अब ये फोरामेन सीकम बनता कैसे है? बेसिकली होता ये है कि जो सेकंड ये वाला जो रीजन है ना, इसमें डेवलपमेंट होती है आपके जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स होते हैं ना, they are basically developed in the region of the foramen cecum, ठीक है। अब होता क्या है कि जब फोरामेन थायराइड ग्लैंड के सेल्स डेवलप हो गए तो आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन होती है दैट इज प्रेजेंट इन योर नेक रीजन। तो यहाँ से जब थायराइड ग्लैंड के सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो दे आर देन गोइंग टू मूव इनटू योर नेक रीजन, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट के लिए या थायराइड ग्लैंड जो बनता है उसकी मूवमेंट के लिए क्या होता है कि देयर इज अ थायरोग्लॉसल डक्ट दैट causes or that actually drops the thyroid gland into the neck region, ठीक है। So once the thyroid gland is has been moved to the neck region, that thyroglossal duct is going to degenerate and it will form this small cavity or foramen that is known as the foramen cecum. So this is the fate or the significance of the foramen cecum. This is basically the remnant of the thyroglossal duct that basically moves the thyroid gland into from this position to the neck position. So this is how this foramen cecum is actually formed, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ लिया? फोरामेन सीकम की डेवलपमेंट और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग किस तरह से डेवलप करते हैं। अब क्या होना होता है कि अभी तक जो है आपकी जो टंग है दैट इज कम्प्लीटली डेवलप्ड बट इट इज अटैच्ड टू द
फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, अब क्या होना होता है कि जो कि टंग ने फंक्शनल पोजीशन में आना है ताकि वो मूव कर सके। अब क्या होता है कि द लाइनिंग ऑफ द ectoderm that is present on the surface of the tongue, that is going to move in on the peripheral side of the tongues, ठीक है, and then it moves inferiorly under the tongue surface। तो ये जो मूवमेंट होती है ectodermal cells की from the periphery of the tongues and then to inferiorly, ठीक है, this leads to the formation। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ अभी। ठीक है, पहले ज़रा आप जो है ना इसका समझ लें कि किस तरह से टंग जो है आपकी एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर वन थर्ड जब बन जाता है तो ये किस तरह से डिटैच होती है। ठीक है, डिटैच इस तरह से होती है कि वंस योर टंग इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड, उसके सरफेस के ऊपर जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं दे बेसिकली मूव फर्स्ट टू द मार्जिन ऑफ द टंग्स, जिसको कि आप पेरिफेरल मार्जिन्स कहते हैं। पेरिफेरल मार्जिन्स की तरफ मूव करने के बाद दैट इज गोइंग टू मूव इनटू द इंफीरियर साइड, ठीक है, ऑन द और द अंडर साइड ऑफ द टंग। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ सेल्स होती है दिस गिव्स राइज टू द लिंगुअल सल्कस। ठीक है, ये जो लिंगुअल सल्कस दिस इज बेसिकली द एरिया दैट इज प्रेजेंट अंडर योर टंग और द स्पेस बिटवीन योर mandible and your tongue। So this is how that lingual sulcus or the space between the mandible and the tongue is formed by the proliferation of the ectodermal cells, first of all in the peripheral direction and then inferiorly। ठीक है, और फिर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है दैट इज ज्वाइनिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ विद द टंग दैट इज नोन एज द लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, सो द ectodermal cells के जो रिमेनेंट्स होते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द टंग दे गिव राइज टू द लिंगुअल फ्रेनम। ठीक है, रिगार्डिंग फोरामन सीकम मैंने आपको बताया कि ये ना बेसिकली दिस इज द रिमेनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द थायरोग्लॉसल डक्ट। ठीक है, अब थायरोग्लॉसल डक्ट का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब ये सारी आपकी फेशियल और नेक रीजन की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसमें ऑब्वियसली आपका थायराइड ग्लैंड भी बनता है। तो बेसिकली इस रीजन में जो है ना ये जो फोरामन सीकम है इस रीजन में आपका थायराइड ग्लैंड डेवलप होता है और वो जो थायराइड ग्लैंड सेल्स हैं फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इनटू द नेक रीजन। तो बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड किस तरह से ड्रॉप डाउन करता है इन द नेक रीजन, बेसिकली जब थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो एक थायराइड थायराइड थायरोग्लॉसल डक्ट बनती है and that duct basically transports the thyroid glands and its cells into the neck region। ठीक है, और वो ये ट्रांसपोर्ट करने के बाद दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू डीजेनरेट। ठीक हो गया, सो उस डीजेनरेशन की वजह से क्या होता है कि जब थायराइड थायरोग्लॉसल डक्ट डीजेनरेट करती है तो इस रीजन में वो अपना एक ये हॉलो स्मॉल रीजन जो है ना उसको छोड़ जाती है दैट इज known as the foramen cecum। So this foramen cecum is basically the remnant of the thyroglossal duct, ठीक है, that transports the thyroid into the neck region। So once the thyroid has moved into the neck region, the thyroglossal duct is going to degenerate, and this is the region that is only left over that is known as the foramen cecum। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है टंग सेपरेट्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से एक्टोडर्म जो है वो प्रोलिफरेट करेगी फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू द पेरिफेरल रीजन एंड देन इट विल मूव अंडर द टंग टू क्रिएट द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन योर मैंडिबल एंड योर टंग दैट इज नोन एज द लिंगुअल सल्कस। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आपके जो टंग के मसल्स हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, ये हम फ्रिंजल आर्चेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपने टंग की जो नर्व सप्लाई है उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी जनरल सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड के लिए कौन सी होती हैं। ठीक है, और टेस्ट सेंसेशन जो है वो कहाँ से आती है। ठीक है, ये आपको एनाटॉमी सेक्शन में मिल जाएगा। इवन जो आपने फ्रिंजल आर्चेस वाला जो मैंने पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताया था कि कौन सी नर्व का कौन सा कंपोनेंट जो है वो जनरल सेंसेशन देगा और टेस्ट सेंसेशन देगा।
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ मेंशन है, so you can just go through that very easily. ठीक है, so this is how the development of tongue occurs. Now we move to another important structure that develops through intramembranous ossification, that is known as the mandible. ठीक है, now as the maxilla, the mandible is also going to develop from the first pharyngeal arch, and it actually develops around the cartilage of the first pharyngeal arch, that is known as the Meckel's cartilage. So what the Meckel's cartilage is going to do, it is only going to delimit, or it is going to only provide the template for the development of mandible. And this Meckel's cartilage, as you can see it over here, that is a hyaline cartilage surrounded by fibrocellular capsule. And once the mandible is completely developed, the Meckel's cartilage and this and its capsule, they are going to degenerate into different structures. ठीक है, so now what is going to happen, that around this Meckel's cartilage, the trigeminal nerve is going to give its branch, the mandibular nerve, that is going to further subdivide into its branches. ठीक है, so now what is going to happen, that if we look at this image over here, ये जो ग्रीन सा कलर का नजर आ रहा है दोनों साइडों पे, दिस इज द मैकल्स कार्टिलेज. इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि येलो की जो मेन ट्रंक आ रही है, दैट हैज बीन लेबल्ड एज द mandibular nerve. So this mandibular nerve, you all know that this is the branch of the trigeminal nerve. So the trigeminal nerve, that is the nerve of the first pharyngeal arch, will give rise to the mandibular nerve, and then this nerve is going to divide further into two branches, that is the lingual and the inferior alveolar nerve branch. Then you can see the inferior alveolar nerve is dividing further into two branches, that is the incisive branch and the mental branch. So now the angle at which these incisive and mental nerve are dividing, this is the portion, the angle between these two branches. You can see that there is a red circle that is present. अब इसमें होता क्या है, that this whole Meckel cartilage, this is surrounded by the mesenchymal cells. Now the mesenchymal cells that are present in between the incisive and mental branch, the mesenchymal cells are going to condense over here, and then these mesenchymal cells will start the osteogenesis. ठीक है, osteogenesis क्या होता है, the formation of bone cells. So as the first formation of bone is occurring between these two nerves, so this region is known as the initial or the primary ossification center. ठीक है, so first bone formation in these two, uh, in case of mandible, it is going to start in between these two nerves. ठीक है, अब यहाँ से जो ऑस्टियोजेनेसिस स्टार्ट होता है दोनों साइड्स पे, मैंडिबल की दोनों साइड्स पे, दैट इज नाउ गोइंग टू cause the formation of the mandible into anterior, posterior and lateral direction. ठीक है, so अब इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है हम आगे देख लेते हैं. द बोन फॉर्मेशन स्प्रेड्स अलोंग द lateral aspect of Meckel's cartilage, forming a trough of median and lateral plates. Now what is going to happen, आपको पता है कि हमने Meckel's cartilage के इर्द गिर्द देखा था कि किस तरह से ये जो आपकी नर्व्स हैं ये स्प्रेड हुई हुई हैं. सो बोन फॉर्मेशन जो होती है वो इन नर्व्स के इर्द गिर्द स्टार्ट होती है. ठीक है, एंड देन इट इज गोइंग टू प्रोग्रेस इनटू एंटीरियर एंड देन द पोस्टीरियर डायरेक्शन. अब जब एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये बोन फॉर्मेशन होती है, तो ये बोन फॉर्मेशन क्या करेगी, बोन तो बनेगी ऑब्वियसली, तो जो बोन है दिस विल आल्सो फॉर्म कैनाल्स. ठीक है, सराउंडिंग दीज नर्व्स. ठीक है, वो जो कैनाल्स बनती हैं, दीज आर बेसिकली नोन एज द ट्रफ लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दैट आर बेसिकली सराउंडिंग दीज नर्व्स. ठीक है, so these are the trough like structures that grow around the around these nerves,
and this is how the mandible formation continues. So the two troughs extend to the midline and are separated by the at the mandibular symphysis. अब ये जो two troughs बन रहे हैं इन्होंने क्या करना है, they will be, these are basically channels that will be surrounding the area of the nerves. इनके surrounding में ही आपके सारे mandible की development होगी, ठीक है। तो सबसे पहले anteriorly grow करेगा, फिर क्या थर्ड पॉइंट आ रहा है, द बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ossification along the lateral aspect of cartilages where it is going to cover other divisions of the mandibular nerve, that is your inferior alveolar nerve. So first of all, the mandible is going to grow in the anterior direction, and then it will continue to grow in the posterior direction covering the different branches of the mandibular nerve, ठीक है। And then it is going to reach a point that is uh, where basically the mandibular branch is dividing, ठीक है। first of all anterior growth है, secondly the mandible is going to grow in the posterior direction, ठीक है। posterior direction में grow करते हुए आपने याद रखना है कि जब वो पूरी तरह से इस रीजन में पहुंचता है, ठीक है, जहां पे इंफीरियर एल्वियोलर और लिंगुअल ब्रांचेस जो राइज करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब पहुंचती है आपकी मैंडिबुलर की ग्रोथ, इट गिव्स राइज टू अ स्मॉल प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज लिंगुला, ठीक है। इस लिंगुला से ऑनवर्ड्स फिर जो डेवलपमेंट होती है उसमें ये जो आपके बोन फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा लेटरल ग्रो करती है आपकी बोन, ठीक है। So once it has covered this lingula region, the bone formation is going to spread more laterally, and this lateral growth will give rise to the ramus of the mandible, ठीक है। So इस तरह से आपने याद रखना है, first anteriorly there is going to be two trough-like structures that are going to be surrounding these nerves, ठीक है। उसके बाद जब posteriorly growth होती है, तो posteriorly जब वो आपकी मैंडिबुलर नर्व की उस रीजन पे पहुंचता है जहाँ पे वो अपनी ब्रांचेस दे रही है, वहां पे पहुंचने के बाद द ग्रोथ ऑफ द बोन इज गोइंग टू अकर इन मोर ऑफ अ लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। और इस तरह से जो लेटरल डायरेक्शन में फर्दर ग्रोथ होती है, दैट गिव्स राइज टू द रेमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। इसमें उसने दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपके बोनी स्ट्रक्चर जो है that is covering different nerves and it is progressing into the posterior and lateral direction, ठीक है। सो एक दफ़ा जब ये सारा बोनी कंपोनेंट बन जाता है, फिर आते हैं आपके तीन different cartilages in three different positions that continue the growth of the mandible over time, ठीक है। So now once the bony component of mandible is completely formed, now the secondary growth is going to occur, ठीक है। how the secondary growth is going to occur, these are the three cartilages that will be present in three different positions of the mandible, and these are responsible for further growth of the mandible. So the three cartilage that are significant in the secondary growth, these are the condylar cartilage. So once the mandible growth has occurred beyond the ramus, it will then be covered by a cartilage that is the condylar cartilage that will cause the growth of the condylar region. Then you have the coronoid cartilage, and then is the symphysial cartilage that is present in the midline, ठीक है, जिसको कि आप symphysis mentae कहते हो। This is the third cartilage that is present in the mandible. These three cartilages are only responsible for the secondary growth of mandible. So this is how the growth of the mandible is going to occur, and you have to keep in mind कि इससे पहले आपने जितनी भी ग्रोथ पढ़ी है जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से स्टार्ट हुई थी, that is occurring through the इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद जितनी भी मैंडिबल की ग्रोथ होगी वो इन तीन कार्टिलेज से होगी। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड दैट हाउ मैंडिबल
development or ossification occurs, you just have to say that it is ossifying through intramembranous ossification. Only the three cartilages that are formed, they play a role in the growth, not in the development of the mandible. So this is the main concept of the development of mandible, and also in case of the maxilla. मैक्सिला में जो सेकेंडरी कार्टिलेज होता है, वो अगर आपको याद हो तो दैट इज द मेलर कार्टिलेज और द जाइगोमेटिक कार्टिलेज। और उसके केस में भी आपने देखा था कि जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है दैट इज फाउंड बिटवीन द एंगल ऑफ द टू नर्व्स, दैट इज इंफ्राऑर्बिटल एंड द एंट्रोसुपीरियर डेंटल ब्रांच। ठीक है, इसमें भी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है दैट इज फाउंड बिटवीन द two branches of the mandibular nerve that further goes on to proliferate in the different directions. So this is the basic concept of both the intramembranous ossification of these two bones. The cartilages that are present in these two bones, these are only responsible for the growth of the bones, not in the development. Okay? Then you come to another structure that is very relevant to the mandible, that is known as the temporomandibular joint. ठीक है, इसमें इसमें for this chapter you only need to know two different groups of cells that are present in the region of the developing temporomandibular joint, that are the temporal blastema and the condylar blastema cells. ठीक है, इसकी जो डिटेल्ड डेवलपमेंट है टीएमजे की वो हम टीएमजे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, okay, how it is going to develop. For this you only need to know the development these two group of cells. One of the cell group of cells is known as the temporal blastema, that is present in the region of the temporal bone, and once the mandible has reached its complete growth, the temporal blastema cells, they start to divide, and they play a role in formation of different components of the temporal region, that are the articular eminence and the glenoid fossa. ठीक है, उसके बाद जो condylar blastema cells होते हैं that are present around the cartilage of the condyle, they play a role in the development or shaping of the mandibular condyle. ठीक है, so this is all you need to remember regarding TMJ development till now. We will discuss its detailed development in the topic of TMJ. So next we come to the final topic, the developmental and the congenital and the hereditary anomalies. ठीक है, उसके लिए important होता है सबसे पहले we will go through some of the factors that can cause congenital anomalies. ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि difference between the congenital and hereditary anomalies or the defects. इसमें होता क्या है कि जो congenital anomalies हैं और the congenital malformation होती है, that only occurs when there is any sort of disturbance during the development of the embryo. ठीक है, that occurs from 4th to or from 3rd to 8th week. ठीक है, इस दौरान अगर कोई भी environmental factor जो है वो disturb करता है तो then it can lead to malformation specifically in your facial region. ठीक है, so the some of the agents that are responsible for causing defect during the development of embryo, these are known as the teratogens. So this is how we can define it, that these are the environmental agents that cause the congenital defects. Secondly होते हैं hereditary defects. Hereditary defects होते हैं जो from parents to newborn transfer होते हैं. ठीक है, those are known as the hereditary defects. So first of all we will discuss the congenital defects, and these are some of the agents that can cause disturbance during the development of the embryo, and that can lead to malformation of the facial structures. Okay, so these are some of the factors that you can easily find in your book, and now we will discuss
what sort of disturbances they can cause. So first of all is the various types of the clefts that can be the palatal clefts or the facial clefts. So these are the different types of anomalies that can be caused by the teratogens during the fourth to eighth week of development. ठीक है, तो इसमें आप देख लें कि फेशियल क्लेफ्ट है, ठीक है, what is the reason due to which the facial cleft is going to occur, ठीक है, the fusion of the maxillary and the lateral processes. अगर आप फेशियल फॉर्मेशन ऑफ फेस में जाए ना तो आप देखेंगे कि द मैक्सिलरी प्रोसेसेस एंड द लेटरल नेजल प्रोसेस, ठीक है, ये these are the responsible for development for the lateral part of your upper lip, ठीक है. So any sort of uh, environmental agent, if it cause disturbance during the development of embryo, that can lead to the development of the oblique facial cleft, जिसमें ये जो दो processes हैं they will not be able to fuse together. Then you have the medial cleft lip, microstomia and microstomia. ठीक है, you just have to go through which of the processes, the failure of which of the processes can lead to such cleft like structure. ठीक है, ये एक आपका इमेज है just to go through how the individual is going to look like in different types of clefts. ठीक है, इसमें सबसे पहला जो इमेज है on the left side, ठीक है, extreme left, that is the normal case. एंड उसके नीचे आप देखें दिस इज हाउ द नॉर्मली द पैलेट लुक्स लाइक व्हेन इट हैज फ्यूज्ड कंप्लीटली. इन केस जो थर्ड इमेज है ऑन द लेफ्ट, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो थर्ड इमेज है दैट हैज बीन लेबल्ड एज द क्लेफ्ट पैलेट. दिस इज द क्लेफ्ट ऑफ द हार्ड पैलेट. दिस इज नॉट इन्वॉल्विंग द प्राइमरी पैलेट रीजन. ठीक है, फिर आप सेंटर वाले इमेजेस में आ जाए, उसमें सबसे पहले उसने दिखाया हुआ है क्लेफ्ट लिप, ठीक है. अब इसमें अब अगर आप फोकस करें तो दिस इज ओनली द क्लेफ्ट लिप ऑफ वन साइड, दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ दिस न्यूबॉर्न, ठीक है. सो दिस इज नोन एज द यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप, ठीक है. उसके बाद जो नीचे इमेज दिया हुआ है दैट इज ऑल्सो the image of the cleft lip, and this is how it looks like without involving the palatal region, ठीक है. दूसरा आप देखें कि दूसरे में लिप के साथ साथ इट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द प्राइमरी पैलेटल रीजन, नॉट द सेकेंडरी पैलेट. सो दिस is known as the partial palatal involvement with the cleft lip. Then you can come to the images that you can see on the extreme right side. इसमें आप देख रहे हैं कि there is bilateral cleft lip that basically involves the lip on the both sides, ठीक है. बायलैटरल क्लेफ्ट लिप आपने पढ़ा था, ठीक है, उसका रीजन क्या होती है, why it occurs, which shells do not fuse together that can cause this sort of cleft lip. Then you have a complete cleft lip and full palatal involvement. So this is how the complete case of lip and palate looks like, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द केस ऑफ फ्यूजन ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला, ठीक है, जिसमें पेशेंट इज अनएबल टू ओपन हिज माउथ, ठीक है. इस टर्म को जो है, ठीक है, इसमें जिसमें हमने पढ़ा था ना मैक्रोस्टोमिया एंड माइक्रोस्टोमिया. सो दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ द माइक्रोस्टोमिया लुक्स लाइक, ठीक है. देन वी स्पेसिफिकली कम टू द पैलेटल क्लेफ्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे रीजंस क्या होते हैं दैट लीड टू the palatal cleft situation. So these are the different regions, and that such defects can lead to the development of palatal clefts, ठीक है. So due to any involvement of the teratogens during fourth to eighth week of development can cause these anomalies, जिनकी वजह से क्या हो सकता है कि there would be failure of the
either the two palatine shells or the two palatine shells and also the nasal septum. These are the reasons that can lead to the पैलेटल क्लेफ्ट्स। ठीक है, इसमें आपके बुक के जो ऊपर जो इमेजेस दिए हुए हैं वो ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। ठीक है, उससे आपको बेहतर आइडिया होगा। सो यू कैन गो ऑल द डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, जो उसने ए बी सी करके बताए हुए हैं और उसको उसने लेबल भी किया हुआ है कि कौन सी सिचुएशन जो है वो क्या है, वो भी आप देखें। और उनके रीजंस भी आपने स्टडी करने हैं कि कौन से जो क्या रीजंस होते हैं दैट कैन लीड टू क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, ये एक और उसके इमेजेस हैं, ये भी आपको यही दिखा रहे हैं कि यूनिलैटरल और बायलैटरल क्लेफ्ट पैलेट कंप्लीट हो तो क्या होता है और पार्शियल हो तो वो किस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, so this is something we have already discussed in one of our previous images. ठीक है, and you can also find these images in your book. I think 3.33 और 3.34 जो इमेज है वो आपके पास ज़्यादा डिटेल्ड है, so you can go through those. ठीक है, then sorry, these are not the congenital, these are the hereditary defects. ठीक है, because ये these occur because of changes in the genetics. ठीक है, defects on the genetic basis हैं। You have the monosomy, trisomy, achondroplasia, cleidocranial dysostosis, osteogenesis imperfecta and Treacher-Collins syndrome. So I would only advise कि आपकी बुक में जो भी इस तरह की डिजीजेस दी हुई हैं, अगर तो उनके फेशियल डिफेक्ट्स बताए हुए हैं तो ठीक है, उनके ऊपर ही आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे जो कॉमन होती है नॉर्मली उसको ट्राइसोमी कहते हैं। अगर वो ट्राइसोमी 21 हो तो इट मीन्स दैट एयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल्स, इन ऑल द सेल्स। ठीक है, तो अगर ट्राइसोमी 21 है तो उस केस में क्या होगा कि कॉपी अ थर्ड कॉपी ऑफ 21 क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम में, उसमें क्या होता है कि अ कॉपी ऑफ chromosome number 21 can be present in only some of the cells, it will not be present in all cells, तो उसको आप डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, so these are some of the features, facial features, their small chin, slanted eyes, flat nasal bridge, so you only need to focus on the orofacial regions. ठीक है, then you come to the Down syndrome, that is one of the types of trisomy. ठीक है, and these are some of the facial anomalies that you can observe in such a patient: facial cleft, shortened palate, fissured and protruding tongue, and there is going to be delayed eruption of teeth. So if any of the diseases is mentioned in your book, you only need to remember the facial deformities that can be found in such anomalies. ठीक है, so this is another disease or the genetic variation that involves the formation of abnormal bones. ठीक है, so there is going to be dwarfism. Dwarfism means that the bones do not grow to their complete length, and you can also go through the reason why this disease occurs, because there is mutation in the regulation of fibroblast growth factor that is important in development of your bones. So some of the important facial features you can see: there is enlarged forehead, small red face with flattened nasal bridge. So these are some of the important features that you need to remember. Then you have the cleidocranial dysostosis, another disease that involves the abnormal growth of bones, partial absence of clavicle. Then another important feature that, in fact, there are three important facial defects that you can observe in this sort of anomaly.
That is, mandible is prognathic, which means that the mandible is larger in size, and also the maxilla is going to look small because the mandible is already there in larger size. So there is failure of eruption of permanent teeth and also presence of extra teeth. This is how the patient cleidocranial dysplasia looks like, because there is also absence of the clavicle, partial or complete absence of clavicle, and you can also observe minor facial anomalies. ठीक है, then you have the Treacher Collins syndrome. इसका उसने जिक्र किया हुआ है, when there is any disturbance or mutation that causes abnormality in your neural cluster cells. ठीक है, these are some of the features or the facial features that you need to remember in case of Treacher Collins syndrome. So that is cleft palate, cheekbones, and chin deformity है, deformed ears. So this is all you need to remember regarding the fish, these anomalies. ठीक है. Secondly, these are all the congenital anomalies that you need to remember. Only you have to focus on the facial or the oral abnormalities that you can observe. जैसे कि cleft palate है, yeah, there is absence of permanent or there is presence of supernumerary teeth. These are the only features that you need to focus on. ठीक है. So any questions that you have regarding whatever we have discussed today, you can ask. This is the end of this chapter, and this chapter is included with incisors that you have to go through on the 1st of July. That is next Wednesday. So any questions that you have regarding whatever we have discussed, you may ask. Fate of Meckel's cartilage. ठीक है. अब फेट उसका ये होता है कि सिर्फ उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना मैकल्स कार्टिलेज का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ. ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था ये मैकल्स कार्टिलेज. ठीक है, अब इसका सिर्फ ये जो पोस्टीरियर सेक्शन है, this is the only section that degenerates into different components. अब पोस्टीरियर सेक्शन कौन सा है इसका, ये मैं आपको दिखा देता हूँ. अब जब आपकी फेस की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उस वक्त ये मैकल्स कार्टिलेज जो है, इसका जो खास तौर पे ये वाला जो पोस्टीरियर सेक्शन है, दिस इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू योर मिडल ईयर. ठीक है. सो दिस पोस्टीरियर सेक्शन, दिस basically degenerates into the bones of your middle ear, and there is also another ligament that he has mentioned in the book, that is the sphenomandibular ligament, I think. So only this portion, this degenerates into the bones of the middle ear and the sphenomandibular ligament. Rest of the portion of the Meckel's cartilage, it is just going to degenerate. ठीक है. So this is the fate of, जो कि उसने बुक में मेंशन किया. ठीक है. सो पूरा जो मैकल्स कार्टिलेज है उसका सिर्फ ये रीजन होता है दैट डेवलप्स और degenerates into malleus incus and the sphenomandibular ligament. वो जो ओरल कैविटी है उसकी सिर्फ डेवलपमेंट, ये जो ओरल एम्ब्रियोलॉजी आपने पढ़ा है ना, वही कोई मिसप्रिंट होगा. ओनली थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर टेस्ट इज वो चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है इसका, और आई थिंक बाकी वो जो भी इंसाइजर है, हाँ, स्फीलोमेलियोलर. ठीक है. सो ये भी जो है, दिस इज ऑल्सो अ लिगामेंट ऑफ द मिडल ईयर. ठीक है. सो ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, दिस, ये जो मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, दिस इज गोइंग टू डिजेनरेट इनटू सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिडल ईयर सेगमेंट. ठीक है. रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू डिजेनरेट. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक्स?
सो जो आपका चैप्टर है दैट इज इंक्लूडिंग द इंसाइजर्स एंड योर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 फ्रॉम ओरल हिस्टो। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। यू डोंट हैव टू गो थ्रू ये जो डीएलएक्सी जो जेनेटिक्स का तुमने देखा होगा सेक्शन, ठीक है, डोंट गो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, उसको नहीं पढ़ना, ठीक है, वो आपका लेवल है ही नहीं, ठीक है। सो आई डोंट रिकमेंड, ना इसमें से कभी कोई इतना क्वेश्चन आया, ठीक है। सो जो स्लाइड्स में मैंने मेंशन किया होता है कोशिश किया करें कि उतना ही पढ़ें। इस तरह की जेनेटिक्स आई थिंक आई नेवर डिस्कस एंड, और ये कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है ना जेनेटिक्स, दैट इज नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन अंडर ग्रेड स्टूडेंट, ठीक है। सो कीप दिस थिंग वेरी क्लियर। अगर ये आप नॉर्मल जो प्रोसेसेस आपको बताए जा रहे हैं किस तरह से चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, यही अगर आपको समझ आ जाए तो दिस इज अनफ, जेनेटिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, थैंक यू वेरी मच।